हेलो फ्रेंड्स, हेलो साथियों, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू माय चैनल। आपकी एग्जाम्स की तैयारियों को बढ़ाते हुए, बूस्ट अप करते हुए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट तैयार किए थे। पहले सेट के 125 क्वेश्चन मैंने 5 लेक्चर में कवर किए। दूसरा बूस्टर सेट हम लोगों ने 3 क्लासेस इसकी शेयर की हैं। अब आज इसकी चौथी क्लास में हम लोग अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हम लोग करते आए हैं, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सिलसिले में आगे। आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन के अस्तित्व का मुख्य कारण क्या है? कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, या सीईओ उनका दृष्टिकोण, उनका मिशन, उनका उद्देश्य। तो देखिए इसका उत्तर है कंपनी का जो मिशन होता है, कंपनी का मिशन। किस मिशन को कंपनी लेके आगे बढ़ी है, कंपनी आखिर करना क्या चाहती है, व्हाट इज द मिशन ऑफ द कंपनी। पूरी कंपनी का अस्तित्व उसके मिशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद विजन्स आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सर्वोपरि है मिशन। आखिर कंपनी अचीव क्या करना चाहती है। यह मैनेजमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है। Who is termed as the father of human relations? देखिए ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। एल्टन मायो, जॉर्ज एल्टन मायो का नाम हम लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में उनसे भी क्वेश्चंस आए हैं। यहां पर हम उनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट उसका नाम मैं आपको याद दिला देता हूं। तो इसका सही आंसर है एल्टन मायो, जिनको ह्यूमन रिलेशंस का फादर बोला जाता है मैनेजमेंट में। अगले प्रश्न पर जल्दी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटन समरी ऑफ कंटेंट एंड कंटेक्स्ट ऑफ जॉब। हमारे जॉब का एक रिटन फॉर्म में पूरा कंटेक्स्ट हमें किस में मिलता है? जॉब डिजाइन में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब एनालिसिस। देखिए ये सारे ही ऐसे टर्म हैं जिनका वाकई में कोई ना कोई मतलब मैनेजमेंट में होता है, लेकिन इन चारों का मतलब अलग अलग होता है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। इन पे हमको विशेष ध्यान देना है। रिटन समरी ऑफ कंटेंट एंड कंटेक्स्ट ऑफ जॉब को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण, जिसमें हमें रिटन फॉर्म में पूरा कंटेक्स्ट मिलता है हमारे जॉब से जुड़ा हुआ। अगले प्रश्न पर देखिए, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन जो होता है, हालांकि रिक्रूटमेंट अलग चीज है, सिलेक्शन अलग चीज है। हम लोग इसको बोलते हैं कैंपस सिलेक्शन। जब कंपनियां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं और स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करती हैं बहुत सारे टेस्ट और इंटरव्यूज के बाद, और उनको अपनी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही जॉब ऑफर दे दिया जाता है, इसको कैंपस सिलेक्शन बोलते हैं। जो आज के समय में नौकरी पाने का एक्सटर्नल सोर्स का एक बहुत बड़ा तरीका है, जिससे फ्रेश टैलेंट कंपनी को मिलता है। ये एक एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करके आ रहा है वो बाहरी सोर्स से आ रहा है, वो पहले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद नहीं था। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स परचेज फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड गेट असेंबल्ड। विपणन की वो गतिविधि जिसे विभिन्न स्रोतों से खरीदकर एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। गैदरिंग शब्द मार्केटिंग में नहीं होता। प्रमोटिंग ये है नहीं। बाइंग और असेंबलिंग में कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसका आंसर है एकत्र करना, असेंबलिंग करना। कई जगह से असॉर्टेड चीजों को खरीदकर एक बार असेंबलिंग करना, इसको मार्केटिंग में
एकत्र करना या असेंबलिंग बोलते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए, मैनेजमेंट के में कम्युनिकेशन के बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए बैरियर होते हैं जो कम्युनिकेशन का स्मूथ फ्लो रोकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, किसी से डरना, अपनी बातें न कह पाना भी एक बैरियर है। पर्सनल बैरियर भी होता है, व्यक्ति की खुद की कमी। सीमेंटिक बैरियर वो होता है जब आप किसी शब्द की गलत मीनिंग समझते हैं, पूरा अर्थ उसका नहीं समझते, लैंग्वेज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के चलते जब कम्युनिकेशन बाधित होता है, उसको बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर, भाषाई बाधा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जल्दी से। इन टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशन कैन अकर विद इन अ पीरियड ऑफ। देखिए, टाइम सीरीज एनालिसिस बड़ा महत्वपूर्ण एक एनालिसिस है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। एक इसमें होता है सीजनल वेरिएशन, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, एक साल के अंदर के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको सीजनल वेरिएशन बोलते हैं, और जो लंबे समय तक बने रहते हैं उनको ट्रेंड बोला जाता है। यहां सीजनल वेरिएशन की बात हो रही है, ये एक साल के अंदर के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके लिए होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इफ द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन विथ लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिसेशन जब और गहरा हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने सबसे लो पर चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिप्रेशन, अवसाद। ये आपने पढ़ा है, इस तरीके से इकोनॉमिक साइकिल चलती है। ये प्रॉस्पेरिटी होती है, रिसेशन होता है, ये सबसे गहरा डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी होती है, उसके बाद फिर से प्रॉस्पेरिटी होती है। तो इसका उत्तर है डिप्रेशन। जल्दी से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईओक्यू का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, पीजीटी के सिलेबस में ये हर बार आता ही आता है इस तरीके का क्वेश्चन। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार कॉस्ट 400 लगती है गुड्स का ऑर्डर करने में, एनुअल कैरिंग कॉस्ट है 10 रुपया पर यूनिट, इकाई वार्षिक लागत है 10 रुपया एक यूनिट की। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है अगर एनुअल डिमांड 2000 यूनिट की है। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो होती है जहां पर हमारी कुल लागत सबसे कम होती है। अगर हम छोटे छोटे ऑर्डर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट जो होती है उसको रखने की, वो तो बचेगी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कई बार लगेगी हर ऑर्डर पर। और अगर हम बल्क में ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर कम जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम लगेगी, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करना है, इसके लिए ईओक्यू निकाला जाता है। ये हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल का एक सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू डी इंटू ओ अपॉन सी का होल का स्क्वायर रूट। डी है एनुअल डिमांड, ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू डी एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड है 2000 यूनिट्स की, ये यूनिट्स में है। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट आती है 400 रुपया, अपॉन उसके बाद है सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 10। इसको आप सॉल्व करेंगे 4000 इंटू 400 अपॉन 10, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट करने पर आएगा 400 यूनिट्स। आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, आपका समय बचाने के लिए मैं पूरा यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं। 4000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 10 करने के बाद अंडर रूट आएगा 1,60,000। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 400 यूनिट्स आएगा। इसका सही आंसर है 400 यूनिट्स। ईओक्यू ये
इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखा है व्हेन प्रोडक्शन इज बिलो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जब मानक निर्देशों या मात्रा से कम होता है, अतिरिक्त लागत वहन करने के बाद भी सुधार नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? वो एबनॉर्मल लॉस नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस होता है चोरी हो जाना, जल जाना, टूट फूट जाना। वेस्टेज और स्क्रैप भी नहीं होता। स्क्रैप वो होता है जो प्रोडक्शन के बाद बिना चाहे अनचाहे तरीके से कुछ चीजें बचती ही हैं, स्क्रैप को सेल भी कर सकते हैं। ये होता है स्पॉइलेज, इसको बोलते हैं स्पॉइलेज। कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में इसको स्पॉइलेज बोलते हैं। जब प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई और एक्स्ट्रा लागत के बाद भी उसको सही करके इस्तेमाल के लायक नहीं बनाया जा पा रहा है, उसको बोलते हैं स्पॉइलेज। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ। इसका चैप्टर एक बनाया है मैंने लेक्चर, वो अभी हम आपको देंगे। नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होती है, हमेशा उससे कम होती है या बराबर होती है? देखिए पहली चीज तो आप समझिए, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम हमेशा ना तो बराबर होती है, ना दोनों में से कोई एक दूसरे से कम या ज्यादा होता है। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। डोमेस्टिक इनकम है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ने पर NNP एट FC आता है, जिसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम ये है, इसमें NFIA जोड़ने पर नेशनल इनकम आती है। NFIA प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसीलिए NNPFC NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा या कम दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। ज्यादा भी हो सकता है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम से कम भी हो सकता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंपनी का जो प्रमोटर है उसकी कंपनी से किस तरीके से रिलेशन देखा जाता है? क्या वो कंपनी का एजेंट है? नहीं। क्या वो कंपनी का ट्रस्टी है? नहीं। क्या वो डायरेक्टर है? नहीं। नन ऑफ दीज, नाइदर एजेंट और नॉर ट्रस्टी। एजेंट भी नहीं है, ट्रस्टी भी नहीं है। इसका जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं एक विश्वास का रिश्ता, फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। प्रमोटर कंपनी का ना तो एजेंट है ना तो ट्रस्टी है। डायरेक्टर वो बन सकता है, लेकिन डायरेक्टर बनते हैं कंपनी के बनने के बाद, और प्रमोटर का रोल होता है मेन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने तक। उस समय उनका कंपनी से सिर्फ एक भरोसे का फिड्यूशरी रिलेशन होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। Which new type of company was introduced in Companies Act 2013? आपने पढ़ा 1956 कंपनीज एक्ट को बदलकर 2013 में नया कंपनी एक्ट लाया गया, जिसमें बहुत सारी नई चीजें भी आई। 1% कंपनी पहले नहीं होती थी, एसोसिएट कंपनी और स्मॉल कंपनी जैसी भी कोई कंपनी का जिक्र पहले के कंपनीज एक्ट में नहीं था, लेकिन अब ये तीनों उसमें मौजूद है। 1% कंपनी भी, एसोसिएट कंपनी भी, स्मॉल कंपनी भी। देखिए यहां पर इन सबके बारे में चर्चा करने का समय नहीं है, आपका भी टाइम जाएगा, लेकिन आप इन सबको आराम से सर्च कर सकते हैं कि एसोसिएट कंपनी और स्मॉल कंपनी की क्या परिभाषा है। इसका उत्तर ये तीनों है। कंपनी की प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है? देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉपर्टी है वो सोल प्रोप्राइटर को बिलोंग करती है। पार्टनरशिप में क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनर्स को जॉइंटली बिलोंग करती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के किसी मेंबर या शेयर होल्डर की नहीं होती।
कंपनी उसको अपने नाम पर होल्ड करती है, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही होती है, भले शेयर होल्डर्स उसके ओनर्स माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पहले भी आपसे डिस्कस हुआ है। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, और चूंकि मेरी एक्चुअल सेल्स उससे ज्यादा है तो बीच का जो मार्जिन है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, सुरक्षा मार्जिन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट है 6000। फिक्स कॉस्ट जो टोटल फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती शॉर्ट रन में, ये 6000 है तो 6000 देना ही है चाहे प्रोडक्शन हो ना हो। वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपया पर यूनिट और सेलिंग प्राइस है 7 रुपया पर यूनिट। आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। कितना यूनिट्स बेचा जाए कि कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर आ जाए। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये सेल्स है 7 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 2, तो कंट्रीब्यूशन हो गया ₹5 पर यूनिट, और हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है 6000 रुपए। अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 यूनिट्स, यानी 1200 यूनिट बनाने बेचने पर कंपनी ब्रेक इवन पर आ जाएगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1200 यूनिट की सेलिंग प्राइस 7 रुपीज के हिसाब से 84 हो गई, और कॉस्ट देखेंगे हम तो फिक्स कॉस्ट 6000 है, वेरिएबल कॉस्ट 1200 पीस पर 2 रुपए के हिसाब से 2400 आएगी, तो टोटल कॉस्ट भी 2400 आ रही है, यानी 1200 यूनिट पर इनका ब्रेक इवन पॉइंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं जल्दी से। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये आपने बनाया होगा, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में शेड्यूल ऑफ चेंजेस फ्रॉम वर्किंग कैपिटल नहीं बनता। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाया जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट को हम कॉमन साइज में कन्वर्ट करते हैं, रेशियो एनालिसिस अलग है। यह है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या पर्पस सॉल्व करता है? फाइनेंस उठाने के लिए नहीं, फाइनल अकाउंट्स, टैक्स रिटर्न से भी मतलब नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी रेशियो एक्सिबिट्स द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो अनुपात योगदान के किस प्रतिशत को दिखाता है? देखिए, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, या बिना 100 के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां परसेंटेज में पूछा है तो इनटू 100 कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यानी कंट्रीब्यूशन अभी हमने बताया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स पर अपने परसेंटेज को बताता है पीवी रेशियो में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। An arrangement of staff duties, no one person is allowed to record every aspect. एक व्यक्ति को ट्रांजैक्शन के सारे चीजें रिकॉर्ड नहीं करने दी जाती, ताकि उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से निगरानी रखी जाए। इस सिस्टम को बोलते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट उसके हिस्से हैं। ये चीज जो हम लोगों ने यहां डिस्कस की, इसका अर्थ होता है इंटरनल चेक।
कि एक व्यक्ति का काम दूसरा सुपरवाइज करते रहे ऑटोमेटिक तरीके से, गलतियां एरर पकड़ में आ जाए। इसमें से कौन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यानी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन नहीं है? देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन से ही बनती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमेशा इनकॉर्पोरेटेड ही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, सब इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF जो है ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन नहीं होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बैंक रेट क्या होता है और कौन डिटरमिन करता है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें RBI कंट्रोल करता है। इनको मॉनेटरी पॉलिसीज बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है। फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन से जुड़ी हुई पॉलिसीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। बैंक रेट वो रेट है जिस पर RBI कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म के लिए उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। An indicator of economic growth with environmental factors taken into consideration along with standard GDP, इसको क्या बोलते हैं? जिसमें आप एनवायरमेंट फैक्टर्स को भी ध्यान रखते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में कितनी नेचुरल चीजों का जो है इस साल डेप्रिसिएशन हुआ, माइंस हो गए, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गए, उनका कितना डिप्लीशन हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए जो GDP निकालते हैं, हर एक GDP उसको ग्रीन GDP बोलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें से कौन फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के काम आता है? मतलब कौन से चीज मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी चीजें फाइंड आउट करने के बाद आप उसका फर्दर एल्जेब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ और कैलकुलेट करने में। देखिए, मीडियन और मोड का इस्तेमाल फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में नहीं होता। मीन का कर सकते हैं, मीन यहां ऑप्शन नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मान लेते हैं आपने किसी से किराए पर मकान लिया है और उसको किसी और को किराए पर दे दिया, तो आपको जो इनकम होगी उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। वो इनकम टैक्स में कौन सी हेडिंग में जाएगी? क्या वो इनकम फ्रॉम रेंट होगी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस होगी? बिजनेस इनकम में वो नहीं आता। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसमें रेंटल इनकम आती है उसमें भी नहीं आएगा। ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो भी इसी में आता है। ये आपका होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा, सैलरी में सवाल ही नहीं उठता, कैपिटल गेन ये है नहीं, ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और देखिए, ये आज के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने जल्दी जल्दी डिस्कस किए हैं। इसमें मैनेजमेंट से, इकोनॉमिक्स से, कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसमें से ज्यादातर तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं और इनकी प्रबल संभावना है कि ये आगे एग्जाम में रिपीट होंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप इसका रिवीजन करिएगा और निश्चित ही आप अपनी एग्जाम की सफलता के लिए इसका लाभ उठाइए। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन ठीक लगता हो तो ये जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप बाकी के नोट्स के लिए, PDF के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, अगर आपको जरूरत लगती है किसी हेल्प की तो आप मुझको संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल अगेन वेरी सून।